जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में एक स्पेशल टॉपिक है ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में इसके पहले हमने थियरी सेक्शन को बहुत अच्छे से फिनिश किया था और आज इसमें ई गवर्नेंस के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग बता दीजिएगा आपके कितने स्कोर चाहिए। इसको रियल टेस्ट मानकर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस। तो पहले देखिए यहाँ ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लीजिए। ई गवर्नेंस का अर्थ आखिर होता क्या है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रशासन में सूचना एवं संचार तकनीकी यानी आईसीटी के उपयोग में किया जाता है। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उसमें नागरिकों और व्यवसायों के बीच सरकार के भीतर सूचना तक विश्वसनीय पहुंच के संदर्भ में शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता, अधिकार और प्रभावशीलता इसको बढ़ावा देता है ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के जो पिलर हैं, कौन कौन से पिलर हैं इसके, कौन कौन से स्तंभ हैं ई गवर्नेंस के? तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह देखिए ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ। यहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और कौन कौन से स्तंभ होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है। तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है लोक, दूसरा होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और तीसरा होता है तकनीक, और चौथा होता है संसाधन यानी LPTS। याद रखिएगा LPTS यानी लोक, प्रक्रिया, तकनीक, संसाधन। ये इसका ट्रिक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई गवर्नेंस का बेसिक चीज़ है तो लोक, प्रक्रिया, तकनीकी और संसाधन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच स्थापित होता है? यानी कंपनियों के बीच जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ऑनलाइन माध्यम से जो व्यापार होता है उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो एक्सेस होता है। तो किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच स्थापित होता है? तो यह B2B के बीच होता है। ठीक है, यह कहलाता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। यानी कंपनियों के बीच जो ई कॉमर्स होता है वह बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, यानी B2B कहलाता है। थ्योरी सेक्शन को आप लोग देख लीजिए। थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से बताया भी गया है। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य क्या कहलाता है? यानी जब कोई व्यवसाय अपने उत्पाद को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो यह कहलाता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है? तो ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता ये इंटरैक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? इंटरैक्टिव कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरैक्टिव। नेक्स्ट वन है कि इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक विधि कौन सी है? चलिए यहाँ पर देखिए इंटरनेट पर आपूर्ति, सेवाओं के व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक विधि का पूछ रहा है, कौन सी विधि है? तो यह ई टेलिंग कहलाता है। देखिए ई टेलिंग तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ई रिटेलिंग होता है। इसका जो पूर्ण रूप होता है ई रिटेलिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग होता है। यानी ऑनलाइन माध्यम से जब कोई आप सामान बेचते हैं, जैसे किसी ऐप के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से, तो वह ई रिटेलिंग कहलाता है या ई टेलिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार का लेन देन ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। तो वही कह रहा है ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? मोस्टली जो भी ऐप्स वगैरह होते हैं, देखिए वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर NIC लिखा होता है ना, यानी वो जो वेबसाइट होता है वो किसके द्वारा डिजाइन होता है? तो वह NIC के द्वारा डिजाइन होता है। तो यही कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाया गया भारत की
भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एनआईसी के द्वारा डिजाइन किया गया था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? जिसको ORS कहा जाता है। क्या कहते हैं? ORS यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यह कब शुरू हुआ था? जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जुलाई 2015। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यानी उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो यह यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। थियरी वाला क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पर उमंग के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है कि उमंग में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कितनी भाषाएं सपोर्ट करती हैं, और इसमें उमंग का फुल फॉर्म मतलब जितना क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ वह ई बुक से हमने करवाया था। जो हमारी ई बुक है उस ई बुक से हमने ई गवर्नेंस वाला चैप्टर पूरा फुल करवाया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। कौन कौन सी सेवाएं? जैसे इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीएफ फंड की क्वेरीज को सॉल्व करना, गैस सिलेंडर बुक करना, ये सब आप उमंग ऐप से कर सकते हैं। तो उपर्युक्त ऑल ऑफ द अबव जो दिया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? तो एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है। तो जो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है क्या करता है? नागरिकों को कनेक्ट करने की सेवाएं देता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट क्या है? यानी NEGP का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा है। तो NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है PSP है। क्या भैया? PSP यानी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है। और NEGP के बारे में बात करें तो यह है नेशनल ई गवर्नेंस, यहाँ पर प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PSP से संबंधित निम्न में से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास सरकार और को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है? तो यह TCS होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो उमंग जो है यह किस पहल का हिस्सा है? तो यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप का मेन उद्देश्य होता है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। देखिए, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं? तो उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं? उमंग ऐप में टोटल यहाँ पर 13 भाषाएं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो 13 भाषाओं पर आप टिक करेंगे, वैसे जो आप ऑफिशियल जाके चेक करेंगे वहाँ पर 23 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको 13 मिले, पहले 13 भाषाएं ही सपोर्ट करती थी, तो अगर 13 भाषाएं ऑप्शन में दिया रहे 13 पे आप टिक करना है, अगर 23 भाषा दिया रहे तो 23 पर टिक करना है, अगर दोनों ऑप्शन में दिया तो आपको 23 पर टिक करना रहेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो यह IRCTC को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? IRCTC को सौंपा गया है। IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 3 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था, 3/8/22, ठीक है। यानी IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो यह 3 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में डिजी लॉकर जैसे कैसे अप्रूव होता है? डिजी लॉकर को अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप कैसे अप्रूव कर सकते हैं? तो यह आधार कार्ड से अप्रूव कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट वन है सारथी। सारथी का पूर्ण रूप क्या है? तो सारथी का पूर्ण रूप होता है सीनियराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन है। क्या भैया? फिर से याद रखिएगा, सीनियराइज्ड आप याद रखिएगा, सीनियराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन है। सारथी ऐप कब लॉन्च किया गया था?
तो सारथी ऐप के बारे में पूछ रहा है, तो यह कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2017 को सारथी ऐप लॉन्च किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2017 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का लेक्चर आप पहला वाला देख लीजिएगा, ये दूसरा वाला है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप एक्सेस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। अगर मारुति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मारुति कंपनी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो यह किस प्रकार का बिजनेस होगा? तो भैया ये बिजनेस टू बिजनेस होगा, क्योंकि एक कंपनी का दूसरे कंपनी से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अली बाबा के फाउंडर कौन है? तो अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो अली बाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे ई गवर्नेंस से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये रही फ्रेंड्स आज की वीडियो। और यहाँ पर एक जरूरी सूचना है कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में। और यहाँ पर देखिए, जो यूपी ट्रिपल एस सी का लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित हमने कंप्यूटर की ई बुक तैयार किया है। यह आने वाले एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, बीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य परीक्षाओं के लिए यह कंप्यूटर की ई बुक बहुत ही वरदान साबित होगी। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिलेबस वाइज सब कुछ डिज़ाइन किया गया, हर एक चैप्टर को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर के बाद PYQ क्वेश्चन मिलेगा, और लास्ट में हमने जितने आज तक क्वेश्चन बने हैं यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए, सब कुछ एक साथ यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। यानी यह बुक अपने आप में कंप्लीट है, और यूपी ट्रिपल एस सी का जो लेटेस्ट पैटर्न है इसी पर आधारित है। और मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो इस पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, तो सब कुछ इस बुक में एक साथ समाहित किया गया है। तो इस बुक को आज ही लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, इस जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये फ़ोनपे करके और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर सेंड करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।